साथियों, इस वक्त में फ्रेम में हैं हमारे साथ में अली मोहम्मद साहब, सुप्रीम कोर्ट के बहुत जाने माने लॉयर हैं, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के ऑनरशिप के संदर्भ में जो यहाँ पे विस्फोट हुआ था उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मान्यवर, आपसे जानना चाहेंगे सर, इस लड़ाई के संदर्भ में खुलासा कीजिएगा। देखिए, लड़ाई बेसिकली क्या है, डिस्प्यूट है एज पर सेक्शन 29 ऑफ आरपी एक्ट विच रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको हम लोग हाई कोर्ट लेकर गए थे, उसमें हाई कोर्ट ने अपने हिसाब से उसमें ऑर्डर पास किया है। आरपी एक्ट में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी और पावर इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया है कि इंटरनल इलेक्शन के बारे में उसमें इंटरफेयर करने का, ना कोई डायरेक्शन पास करने का। तो उस संदर्भ में लेकर के हमने केस लड़ी है। उसमें ऑर्डर पास हुआ है, जो भी हुआ है वो ऑन रिकॉर्ड है ऑर्डर पे। उसके बारे में बहुत नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। अब यह है कि बीएमपी को हम लोग फिर नए सिरे से संगठित कर रहे हैं और इसको अब विधिवत रूप से इसकी जो डिस्प्यूट्स है उसको ख़त्म किया जाएगा और पार्टी को फिर से रिवाइव किया जाएगा। सर, पिछले समय में बहुत सारे प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का भी चुनाव हुआ और बड़ी ही उम्मीद के साथ में जो बीएमपी के कैंडिडेट्स हैं, जो बीएमपी पार्टी को सपोर्ट करते थे, जो वोटर्स हैं, तो जब उनको एन वक्त पे निर्वाचन आयोग के द्वारा उन्हें निर्दलीय घोषित किया गया सर, इसके वजह से पूरे देश भर में बहुत सारे प्रदेशों में, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, आपका झारखंड हो गया और बहुत सारे प्रदेशों में जैसे इलेक्शन हुआ तो उसमें बड़ा नेगेटिव सा माहौल आ गया था। तो ये जो एक टेक्निकल एक टर्म्स था सर, वो जो चुनाव आयोग ने ऐसा किया, तो किस संदर्भ में ऐसा किया, कुछ हमारे बता देते हैं। इलेक्शन कमीशन के में क्या होता है कि जब कोई भी पार्टी जब अंडर डिस्प्यूट हो जाती है तो किसी भी फैक्शन के पास फॉर्म ए फॉर्म बी इशू करने का अधिकार नहीं रहता है। तो जब भी किसी फैक्शन ने फॉर्म ए और फॉर्म बी इशू किया तो इलेक्शन कमीशन ने बाद में अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को एक लिस्ट भेजी जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अंडर डिस्प्यूट थी। तो जब पार्टी अंडर डिस्प्यूट होगी तो किसी भी पार्टी को फॉर्म ए फॉर्म बी इशू करने का अधिकार नहीं होगा। तो जिन लोगों ने फॉर्म ए फॉर्म बी लगाया कि हम इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ये कहते हुए उनको कहा गया कि आप एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि फॉर्म ए फॉर्म बी इशू किया ही नहीं जा सकता जब तक कि इंटरनल डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो। इस बुनियाद पर उन लोगों को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया है। जी जी। अभी सर, जैसे एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है सर, अभी बहुजन मुक्ति पार्टी अभी सॉल्व हो गया, उसकी जो अंदर जो भी डिस्प्यूट कंडीशन था वो काफ़ी हद तक आपकी वजह से सॉल्व हो गया। आने वाले समय पे सर ये अपने जो कैंडिडेट हैं विधानसभा के, लोकसभा पे उतार के बड़ी तादाद पे ये चुनाव लड़ेंगे। तो सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है सर, ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी को लेके। तो आप सर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं, आपको बहुत सारी बातें पता है सर, ईवीएम के संदर्भ में आपका क्या राय है सर? देखिए, कोई घोड़ी है या घोड़ा लंगड़ा के चल रहा है तो उसके बारे में ये कहना है कि रेस में बहुत अच्छा जीतता है, ये मूर्खता की बात होगी। ठीक उसी तरह पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब टेक्नोलॉजी का एक अथॉरिटी है एलन मस्क, उसने भी ये बात कही कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो टेम्पर प्रूफ नहीं है और वो सेफ मोड नहीं है इलेक्शन कराने का। तो उसके बाद अगर कोई अथॉरिटी या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई आदमी कह रहा है कि ईवीएम बहुत सेफ है, ये बहुत सेफ है, तो भाई ये उसकी अपनी बुद्धिमत्ता दर्शाता है। हम तो शुरुआत से कहते हैं कोई भी मशीन जो है आपके चुनाव को अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए ईवीएम जो है ना हाईली डाउटफुल है। ये मेरा कल भी मानना था, आज भी मानना है। और अब दूसरे टेक्नोक्रेट लोग हैं जो इसमें अथॉरिटी रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जो अथॉरिटी रखते हैं, उन्होंने भी बात कही है। तो इस बात को लेकर के अब कुछ सवाल ही नहीं रह गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो सही है या गलत है। वो 100% गलत है, गलत है, गलत है। इसमें अब कुछ सवाल रह ही नहीं गया है। जो लोग इसको कहते हैं सही है, उनका अपना कुछ ना कुछ एजेंडा या अपना कुछ ना कुछ उनका एक पर्सनल बेनिफिट या उनकी कम्युनिटी का बेनिफिट हो सकता है। ईवीएम इज़ नॉट सेफ फॉर द डेमोक्रेसी। सर, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत सारा अभी बयान आ रहा है एलन मस्क के संदर्भ में ही, और वो काफ़ी हद तक ईवीएम के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। इससे हमारे भारत के जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो जाने अनजाने में ईवीएम को सपोर्ट करते हैं, आप इस संदर्भ में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये बात बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिलने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे पॉलिटिशियन ईवीएम का समर्थन नहीं करते हैं जी। लेकिन चूँकि सिस्टम ऐसा बन गया, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। अब चुनाव हो रहा है, अब वो एक रूलिंग क्लास और रूलिंग पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, तो वो अपने उसी से चुन के आते हैं, इसीलिए उसके बारे में बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ईच एंड एवरीबॉडी नोज कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज़ नॉट सेफ फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर द काउंटिंग ऑफ द वोट्स। सर, अभी पिछले समय पे 2012-14 से जो माननीय वामन मेश्राम साहब, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और वो निरंतर बोल रहे हैं कि ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ईवीएम में फ्रीडम नहीं है, ये तमाम तरह की बातें उनकी चल रही है। बावजूद इसके सर
लगातार जो निर्वाचन आयोग है और जो भारत की जो सरकार है वो ईवीएम में जमा हुआ है सर, इसके पीछे की क्या मंशा? देखिए, पहली बात तो एक टेक्निकल गलती मैं बता दूं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ईवीएम को लेकर के। जी भाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या उसकी चीज़ जो है ना, वो दैट इज़ अ पॉलिटिकल इशू, जी जी, नॉट द लीगल इशू। हाँ। आप पॉलिटिकल इशू को जा रहे हैं लीगल इंस्टीट्यूशन में सॉल्व कराने के लिए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये प्योरली पॉलिटिकल इशू है। इसके लिए मैं अपने मोहम्मद मेश्राम साहब को ये मशवरा यही दूंगा, भाई बजाय आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के, आप जितने जीते हुए एमपी और एमएलए हैं, आप उनके घर पर धरना दीजिए, उनको बोलिए आप बोलो सही है गलत है, और जो हारे हुए कैंडिडेट उनसे भी बुलवाइए। तो इसको एज ए पॉलिटिकल मूवमेंट ट्रीट कीजिए, ना कि एज ए लीगल। लीगल में सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो भी बहुत दूसरे टाइप का है, वो हर मामले में नहीं कह सकता है। ये दूसरी चीज़ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद अपने आप में एक ऑटोनमस बॉडी है। तो ये मेरे समझ ये है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, ना कि एक लीगल इशू है। तो इसको पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहिए, ना कि लीगली। जी जी, मैं माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब का एक कार्यक्रम अटेंड कर रहा था सर। उस दरमियान में उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, वो आपको अच्छे से पता होगा, अली साहब। उन्होंने कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास में संज्ञान लेने का पावर है, सुप्रीमेसी है इनके पास में। तो क्या संज्ञान लेके सर ईवीएम को बैन नहीं करा सकता संज्ञान? सर वो अब उनके पास पावर है, वो क्या करेंगे ये तो उनका प्रेरोगेटिव है जी। उसमें हम मतलब कोई इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने शुरू में कह दिया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की लड़ाई जो है ना, वो एक प्योरली एक पॉलिटिकल लड़ाई है। तो पॉलिटिकल लड़ाई को पॉलिटिकली लड़ी जाती है, ना कि लीगली। और इसको लड़ने का जो सही तरीका ये है कि जो आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो एमपी या एमएलएस हैं, आप उनको डिस्टर्ब कीजिए, उनको प्रेशराइज कीजिए कि भाई आप कुछ इसके बारे में बोलिए और सोचिए। दिस इज़ नॉट फिट फॉर द डेमोक्रेसी। अगर आपकी एक बार आपके डेमोक्रेसी और चुनावी प्रक्रिया अगर एक बार डाउटफुल हो गई, तो ना तो आप एज ए नेशन स्टेट पूरी तरह बच पाएंगे, ना एज ए सिविलाइजेशन बच पाएंगे। इतिहास में ये हुआ है। इतिहास में जहाँ जहाँ भी झगड़ों की बुनियाद होती है इलेक्शन को लेकर के, वो चुनावी धांधली से स्टार्ट होती है। तो वंस एक बार ये सेट हो जाएगा कि इसमें धांधली होती है, तो फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो सकता है। इसलिए मोहम्मद मेश्राम साहब या जो भी पॉलिटिकल लोग इसको लड़ाई करते हैं, तो मेरा उनको मशवरा यही है कि गो थ्रू पॉलिटिकल प्रोसेस। इसको पॉलिटिकल लड़ाई तो पॉलिटिकल लड़िए, धरना प्रदर्शन से लड़िए, आप एमपी को डिस्टर्ब कीजिए, लोकल अथॉरिटी को डिस्टर्ब कीजिए। लीगल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब होता क्या है कि एक बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी इस पर कि बहुत सारी चीज़ों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी है वो उसको अपने कार्यपालिका जो अपनी गलत चीज़ों को साबित कराना चाहती है, वो कभी ना कभी लीगल में फेल होने से उनकी गलत चीज़ें साबित हो जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार कहता हूँ कि उसको डोंट रश टू सुप्रीम कोर्ट फॉर ईच एंड एवरी केसेस। मतलब कि ये जो गलती है काफ़ी हद तक प्रशासन इसको छुपा के अब इसमें अब कुछ सवाल का मतलब नहीं रह गया है भाई। ईवीएम इज़ नॉट फिट फॉर काउंटिंग, नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। ये हम नहीं कह रहे हैं। आप जहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, ट्रंप ने, एलन मस्क एक अथॉरिटी रखता है। जब वो कह रहा है, जापान कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करता है, जापान से आप चिप खरीदते हो, आप जर्मनी से टेक्नोलॉजी लेते हो, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो दुनिया में सबसे अक्लमंद तो आप नहीं हो ना भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप दुनिया में सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी नहीं हो, टेक्नोलॉजिकली इन्फीरियर हो। मान के चलो $100 बिलियन का धंधा आप चाइना से कर रहे हो टेक्नोलॉजी का। उसके बावजूद भी बुकराती ये और भरम ये कि हम दुनिया में सबसे एडवांस है। भैया आपकी बुकराती आपके सर माथे पे, आप मानते रहिए। लेकिन जब एक बार अथॉरिटी ने कह दिया, बहुत सारे टेक्नोक्रेट ने ये बात कह दी कि ईवीएम इज़ नॉट फिट, और नॉट ओनली ईवीएम, एवरी इलेक्ट्रॉनिक मोड इज़ नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी, मैटर एंड हो गया। अब उसमें बोलने का कोई मतलब नहीं है। जेल भरो आंदोलन और 1 जुलाई को जो भारत बंद ईवीएम के विरोध में है, क्या ये निर्णय मेश्राम साहब का? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जेल भरो आंदोलन कोई पॉलिटिकल आंदोलन ही इसका रास्ता है, ना कि लीगल। और लीगल जेल भरो आंदोलन से सेवा कार्यकर्ता को नुकसान होने के कुछ नहीं होता है। बजाय इसके कि आप पेपर लिखना स्टार्ट कीजिए, आप लिख के जाइए एमपी के यहाँ, 20 लोग लेके एमपी के यहाँ जाइए, पूछिए क्या इस पर क्या पॉलिसी है आपकी पार्टी की। उनका इंटरव्यू कीजिए, उनको एक्सपोज कीजिए। आप किसी भी एक एमपी के पास जाइएगा लेकर के ईवीएम के बारे में ये एलन मस्क कह रहे हैं, आप पार्लियामेंट में क्या कहेंगे इस मामले में, आप बताइए। और जो वो बात बोले उसको एक्सपोज कीजिए पब्लिक में, और उसके क्षेत्र में उसको एक्सपोज कीजिए। जब ये एक्सपोज कीजिएगा तो जो पार्टी इस वक्त रूलिंग प्लेट, उसका ग्राउंड उखड़ जाएगा बजाय धरना प्रदर्शन करने के। जी। अभी सर जैसे 9 अप्रैल को सर पूरे 567 जिलों पे जेल भरो आंदोलन की बड़ी तैयारी चल रही है भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, तो इसका काफ़ी हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। भाई देखिए, कोई भी लीगल आप काम करें, वो पॉलिटिकल काम आप करेंगे तो उसका पॉलिटिकल आउटकम आता है, देर सवेर आता ही है सर, आता ही है, उसमें कोई वो नहीं है।
आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएंगे वो सक्सेसफुल ही हो जाए। हाँ। गांधी जी ने ऐसा थोड़ी कि हर मूवमेंट चला हर मूवमेंट सक्सेसफुल ही रहा। तो पॉलिटिकल मूवमेंट चलते भी हैं, उसका इम्पैक्ट भी होता है, वो फेल भी होते हैं और पास भी होता है। आउटकम आता है, कभी अच्छा आता है, कभी थोड़ा अच्छा कम आता है, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट चलते रहने से कम ये बात रहती है हाँ। कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है और बातें सुनी जा रही हैं। सर, आप अभी बहुजन मुक्ति पार्टी की जो ऑनरशिप की जो लड़ाई चल रही थी सर, आप उसके संदर्भ में बहुत अच्छी तरीके से आपने लड़ाई लड़ा और जीता भी। मतलब कि अभी ऐसा कहा जा सकता है सर कि बहुजन मुक्ति पार्टी से अभी जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो और भी अन्य चुनाव हो सकते हैं, तो उसमें अभी पार्टी की ओर से उनको अभी कहना बहुत प्रीमैच्योर है। अच्छा, अभी कोई बात करना बहुत मतलब कि ये प्रीमैच्योर है। जो सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसेस चल ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, कोर्ट से प्रोसेस खत्म हो गया। अभी कोई भी चीज़ पर टीका टिप्पणी करना बहुत प्रीमैच्योर है, अभी नहीं कर सकते। अच्छा। साथियों, आप इस वक्त सुन रहे थे अली मोहम्मद साहब को, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है इनको, और ये अपने बहुजन मुक्ति पार्टी के लॉयर हैं, और ये लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के बारे में अपना जानकारी दिए, टेक्निकल जानकारी दिए, और ईवीएम के संदर्भ में भी बहुत बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी राय को रखा है। और साथियों, मैं भारत के तमाम हमारे वोटर्स लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जब टेक्निकल के बादशाह एलन मस्क इसके संदर्भ में बोल रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आपको भी इसमें दिमाग लगाने की या फिर इसको नहीं मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप सही निर्णय लेंगे तो आपका सही हो सकता है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद सर।